प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी खरीफ कॉन्फ्रेंस में हम सबके मध्य उपस्थित हमारे कृषि सचिव आदरणीय मनोज आहूजा जी, फर्टिलाइजर सेक्रेटरी आदरणीय चतुर्वेदी जी, के सिंह जी, अश्विनी जी, स्वाई जी, इस अवसर पर उपस्थित राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी अधिकारीगण और उपस्थित सज्जनों, काफी दिन बाद इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस में प्रत्यक्ष रूप से सबका मिलना हो रहा है। मैं इस अवसर पर मंत्रालय की ओर से आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सभी अपने अपने राज्य में कृषि के क्षेत्र में काम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से, किसान की माली हालत सुधारने की दृष्टि से जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि खाद्यान्न की दृष्टि से, बागवानी की दृष्टि से, अन्य कृषि उत्पादों की दृष्टि से देश काफी अच्छी स्थिति में है। इसमें किसानों का जो परिश्रम है, हमारे राज्य सरकारों की जो भूमिका है, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया अनुसंधान है, उसकी निश्चित रूप से इस अवसर पर मैं बहुत सराहना करना चाहता हूं, प्रशंसा करना चाहता हूं। अभी खाद और बीज की दृष्टि से प्रेजेंटेशन आप सबके मध्य हुआ है। कुछ बीजों की कमी देश के सामने है, तो आज की कॉन्फ्रेंस में तो कुल मिला के विचार विमर्श भी होगा और बाकी जो कमी है उसको कैसे प्रबंधित करें, इस पर बातचीत होगी। लेकिन मैं राज्यों को भी अनुरोध करना चाहता हूं और एनएससी के अधिकारियों को भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब लोगों को अपने अपने राज्य के जो संस्थान हैं, केंद्र के संस्थान हैं, इनके मामले में एक संयुक्त रणनीति बनानी चाहिए, जिससे कि सीड की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को हम पूर्ण करने की दिशा में आगे बढ़ सके। अभी हम सब इस बात को जानते हैं कि सीड की दृष्टि से निजी सीड उत्पादकों पर हमारी काफी निर्भरता है। निजी क्षेत्र के लोग बढ़े, यह भी हमारी प्राथमिकता ही है, लेकिन हम सब सरकार के मुलाजिम हैं और सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है। सरकारों की कोशिश ये रहनी चाहिए कि किसानों की लागत जितनी कम की जा सकती है वो करने का प्रयत्न में हमारी भूमिका रहनी चाहिए। और इसलिए जब सीट की बात आती है तो निश्चित रूप से अगर हमारे प्रयत्न मजबूत होंगे और केंद्र और राज्य के संस्थान
सीड की दृष्टि से बहुत गंभीरता से एक मैकेनिज्म बनाएंगे और सीड का उत्पादन करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अगर ठीक स्थिति में होंगे तो सीड के बाजार को दिशा देने का काम सरकारों के माध्यम से हो सकता है। जो सीड के दाम हैं उनको संतुलित करने की दृष्टि से हमारी भूमिका हो सकती है। आज राज्य और केंद्र दोनों के संस्थान इस स्थिति में नहीं है कि हम बाजार को बहुत ज्यादा प्रभावित कर पाए। तो मैं समझता हूं कि इसमें जो हमारी कमजोरियां हैं, प्रयत्नों की कमी है, उस पर भी हम सब लोगों को विचार विमर्श करना चाहिए और इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से बीज और कीटनाशक, इन दोनों में भी कई बार शिकायतें आती रहती हैं कि नकली पेस्टिसाइड बिच गया, नकली बीज बिच गया। अब वो बिचा तो जिस किसान ने खरीदा और उसको उत्पादन ठीक से नहीं मिला, तो किसान का तो वो कार्यकाल बेकार चला ही गया, उसके नुकसान की भरपाई कोई कर नहीं पाएगा। और हमेशा इसी में ये सारा मामला झूलता रहता है कि किस पर कार्रवाई हो, किस पर नहीं हो। तो इस मामले में भी राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है कि नकली कीटनाशक और नकली बीज किसी भी स्थिति में बाजार में उपलब्ध ना हो और कोई किसान ठगा ना जाए। जहां तक फर्टिलाइजर का प्रश्न है, तो अभी चतुर्वेदी साहब ने आपको विस्तार से प्रेजेंटेशन भी दिया और पिछले दिनों कोविड के कालखंड को देखें और बीच में यूक्रेन आ गया, इस परिस्थिति को भी देखें। कोविड के कारण जिन देशों पर हमारी निर्भरता थी वो फर्टिलाइजर पर ही उनकी अर्थव्यवस्था निर्भर करती थी या टूरिज्म पर करती थी। टूरिज्म पिट गया तो लोगों को लगा फर्टिलाइजर में कितने दाम बढ़ा सकते हैं, वो दाम बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो पिछले दिनों अब 1200-1250 में डीएपी आपको देना है किसान को, तो केंद्र सरकार को 1650 रुपया सब्सिडी देना पड़ेगी। सब्सिडी देने से गुरेज नहीं है, किसान को जो मदद की जा सकती है, खेती को जो मदद की जा सकती है, सरकार की प्रतिबद्धता उसके प्रति है ही, लेकिन सब्सिडी का संतुलन भी हम सब लोगों को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए फर्टिलाइजर सेक्रेटरी साहब ने वैकल्पिक उपायों को भी बताया कि हम एनपीके को प्रमोट करें, नैनो यूरिया को उपयोग करें। उसके लिए हमारे प्रयत्न और आग्रह किसानों के बीच में योजनाबद्ध तरीके से निरंतर होते रहना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं कि कोई एक स्थान पर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो हमने वहां थोड़ा 1-2 बोर्ड लगा दिया और या फिर नैनो यूरिया की कुछ बॉटल्स रख दी और हमको लगा कि कुल मिला के अब तो किसान समझ ही जाएगा, तो इससे काम नहीं चलेगा और इससे जो हम लोग चाहते हैं वो होगा भी नहीं। हमको तय करना पड़ेगा कि हम अभी यूरिया कितना यूज कर रहे हैं और हमारी रणनीति ऐसी बनना चाहिए कि नैनो ने उसको कितना रिप्लेस किया। अगर साल भर में कोई परिणाम सामने आता है तो ही हमारा प्रयत्न सार्थक होगा। अगर परिणाम सामने नहीं आता है, नैनो भी बिच रहा है, यूरिया भी बिच रहा है, डीएपी भी बिच रहा है, एनपीके भी बिच रहा है, कभी किसी में नहीं आ रही है, तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? हमारी जिम्मेवारी प्रबंधन करने की है, किसानों को सही चीज समय पर सस्ते दाम पर उपलब्ध हो जाए, इस जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए हम लोग बैठे हुए। तो हमारी भूमिका कई बार
असार्थक सी हो जाता है। ये सब चीज प्रमोट हो रही है। वैकल्पिक उत्पादन इसलिए किया है कि मूल को रिप्लेस करें। मूल भी रिप्लेस नहीं हो रहा और वैकल्पिक को भी स्थान मिलता जा रहा है, तो अंततोगत्ता हो क्या रहा है। तो इसलिए ये प्लानिंग हम लोगों को थोड़ा राज्य में करनी चाहिए। इसी प्रकार से जैविक और प्राकृतिक खेती पर भी सरकार का बल है और मुझे प्रसन्नता है कि राज्य सरकारें उस दिशा में काम कर रही हैं। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती पर काफी बल दिया। आनंद में उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, देश भर के किसानों को जोड़ा। आचार्य देवव्रत जी ने वो विधा और चिंतन सबके सामने रखा। अब धीरे धीरे राज्य उस दिशा में बढ़ रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश ने भी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी, बहुत सारे किसानों को उससे जोड़ा, उनमें जागरूकता फैलाने का प्रयत्न किया। कुल मिला के जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो चर्चा के विषय बहुत सारे होंगे कि वो उत्पादन कम होगा, ज्यादा होगा, उसमें मेहनत लगेगी, गाय कहाँ से पालेंगे, गोबर कहाँ से लाएंगे, फलाना ठिकाना, दुनिया भर की बातें होंगी। फिर इसके वैज्ञानिक तथ्य क्या है, इसके पीछे रिसर्च क्या है, ये सब विचार के विषय हो सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुल मिला के हमको हर चीज इस दृष्टि से सोचना होगी कि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, सशक्त भारत की बात करते हैं, तो आत्मनिर्भरता के मायने क्या है? आत्मनिर्भरता के मायने ये है कि हमारे पास जो उपलब्धता है, क्या उसी से देश में पूर्ति हो सकती है? लेकिन वर्तमान समय में हम खाद्य तेलों की दृष्टि से देखें तो ये संभव नहीं हो रहा है। हम दलहन की दृष्टि से देखें, यद्यपि खाद्य तेलों के तिलहन के उत्पादन में, दलहन के उत्पादन में राज्यों के प्रयत्न सफल हुए हैं और बड़ी मात्रा में हमारा रकबा भी बढ़ा है, उत्पादन भी बढ़ा है। वैज्ञानिक रिसर्च के कारण हमारी उत्पादकता भी बढ़ी है। लेकिन इसके बावजूद भी जो गैप है वो कितना है? तो क्या हमको आगे 50 साल दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए काम करना पड़ेगा? अगर 50 साल तक काम करना पड़ेगा तो फिर हमारे काम करने का कोई मतलब ही नहीं। हमारे ध्यान में आना चाहिए कि ये चीज 5 साल में करना ही है। तो 5 साल में दलहन का रकबा कैसे बढ़ेगा? उसमें हम आत्मनिर्भर कैसे होंगे? और दूसरा आत्मनिर्भरता का ये भी पक्ष है कि कुल मिला के जब हमको मालूम है कि केमिकल फर्टिलाइजर के लिए हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता है, तो हमारी जो विधाएं हैं वो अगर विधाएं प्राकृतिक खेती के रूप में नीचे नीचे अपना स्थान बना पाई, और मान लो कभी कोई ऐसी स्थिति आती है कि हमको यूरिया और डीएपी नहीं मिल रहा है, लेकिन प्राकृतिक खेती हमारे यहाँ पूरी तरह सरसब्य अपना स्थान बना चुकी है, तो देश को कभी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि बंगाल का किसान नेचुरल फार्मिंग कर रहा है, मैं केमिकल फार्मिंग कर रहा हूं। जब मुझे चतुर्वेदी साहब ने बताया कि अब अगले बार यूरिया नहीं मिलेगा, तो मैं फौरन जो है प्राकृतिक खेती पर शिफ्ट हो सकता हूँ। 130 करोड़ का देश है। इस देश में वैकल्पिक प्लेटफॉर्म, और वो भी वैज्ञानिक तथ्यों के साथ, प्रयोगों के साथ चलन में रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। और इसलिए प्राकृतिक खेती के लिए हम लोग मिशन मोड पर भी अब काम शुरू करने जा रहे हैं। सेक्रेटरी साहब उसकी योजना कर रहे हैं। इसी प्रकार से अभी खाद्य तेलों की दृष्टि से ऑयल पाम मिशन बनाया गया। एक समय था जब सनफ्लावर का रकबा हमारे यहाँ 26 लाख हेक्टेयर था, आज 2 लाख हेक्टेयर है। हमारी जमीन सनफ्लावर के लिए अनुकूल है, मौसम अनुकूल है,
खेत खाली भी पड़े रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे दुर्लक्ष हुआ और 26 लाख हेक्टेयर से हम 2 लाख हेक्टेयर पर आ गए। अब सरकार ने उसको भी गंभीरता से लिया है। पिछले दिनों सनफ्लावर वाले राज हैं, उनके साथ सेक्रेटरी साहब और मैं दोनों ही थे। हम लोगों ने सभी राज्य सरकारों से भी बातचीत की है और उस सनफ्लावर की खेती को भी हम लोग निश्चित रूप से प्रोत्साहित करने वाले हैं। इस बार सरसों काफी अच्छी हुई है, भाव भी किसानों को अच्छा मिला है। तो मैं समझता हूँ कि कुल मिला के ये समय अच्छे संकेतों का ही कृषि के लिए है। पिछले दिनों भी कोविड की प्रतिकूलता रही, लेकिन उस प्रतिकूलता में भी सरकार ने समय समय पर किसानी के हित में जो निर्णय किए, उसके परिणाम स्वरूप न तो हमारी पैदावार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, न सरकार की खरीद पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। और हम यह कह सकते हैं बहुत गर्व के साथ कि पैदावार भी बम्पर हुई, खरीद भी बम्पर हुई और आगे की फसलों की दृष्टि से भी किसान ने, राज्य सरकारों ने जो योजना बनाई उसका निश्चित रूप से फायदा मिला है। आज हमारे कृषि और संबंधित जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों के प्रति दुनिया के बाजारों में हिंदुस्तान के उत्पाद का स्थान बना है। हम इस परिस्थिति में भी 4 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात कर चुके हैं। अब आज हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि निर्यात और कैसे बढ़े। निर्यात बढ़े इसके लिए जो प्रक्रियाएं हैं उनको सरल करना एक पक्ष है, लेकिन साथ ही साथ निर्यात बढ़ाने के लिए हमारे उत्पादक की गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए। गुणवत्ता अच्छी तब होगी जब किसान के पास टेक्नोलॉजी होगी, किसान के पास ज्ञान होगा, किसान के पास अच्छा बीज होगा, किसान के पास अच्छा सलाहकार होगा। और जब किसान को ये लगेगा कि मुझको उत्पादन की गुणवत्ता ऐसी करना है जो वैश्विक बाजार में मैं टिक पाऊं, अगर ये पहले से ध्यान में होगा तो निश्चित रूप से वो उसको कर पाएगा। और साथ ही साथ हम लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुल मिला के, जैसे मैं भी 4 लाख करोड़ का आंकड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन हम सब कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। 4 लाख करोड़ का अगर निर्यात हो रहा है तो उसका फायदा सिर्फ एक्सपोर्टर को हो रहा है या किसान को हो रहा है? ये भी हमारी जिम्मेवारी है। हमारी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए, कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं अंततोगत्वा किसान की आमदनी बढ़ाना यह उसके केंद्र में है, खेती का रकबा बढ़ाना यह उसके केंद्र में है, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करना यह उसके केंद्र में है। तो कुल मिला के किसान को उसका फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इस दृष्टि से हम सब लोगों को अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा सा विचार पूर्वक योजना बनानी चाहिए। और यहाँ जो अधिकारीगण बैठे हैं, मैं उन सभी राज्य सरकार के अधिकारीगणों को यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब आप कृषि मंत्रालय में काम कर रहे हैं तो मिनिस्टर की जवाबदारी होगी, मुख्यमंत्री की जवाबदारी होगी, वो एक पक्ष है, लेकिन कुल मिला के आपके राज्य में बीजों का काम कैसे आगे बढ़ सकता है, इसका योजना का बीजारोपण करने की जिम्मेवारी तो आप सब लोगों की है। फर्टिलाइजर का उपयोग कैसे कम किया जा सकता है, इसके लिए अवेयरनेस कार्यक्रम चलाना ये हमारी जिम्मेवारी है। किसान सॉइल टेस्ट के लिए उत्सुक हो, ये उत्सुकता जगाना हमारी जिम्मेवारी है। और जब हम योजना बनाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार के सामने जाएगी, वो अप्रूव भी होगी। अप्रूव होगी तो उसको फायदा राज्य को भी मिलेगा और देश को भी मिलेगा। आज कृषि के क्षेत्र में हम सब लोगों का काम करना इसलिए भी आवश्यक हो गया है कि बाकी जो क्षेत्र काम करने वाले हैं उनका अपना स्थान है, उनमें पैसा भी ज्यादा है, निजी निवेश भी ज्यादा है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी ज्यादा है और उनका जीडीपी में योगदान अधिक है।
लेकिन हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो सारे ऑटोमेटिक कारखाने के पहिए थम जाएंगे, लेकिन कृषि का ये क्षेत्र है, प्रतिकूल परिस्थिति में भी देश को जिंदा रखेगा और दुनिया को भी भारत की जरूरत पड़ेगी तो दुनिया को भी योगदान करने की स्थिति में भारत रहेगा। इसलिए आत्मनिर्भर भारत, उन्नत कृषि और समृद्ध किसान, इस उद्देश्य के लिए हम सब समर्पित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने कहा कि तमाम उम्मीदों पर हम पूरी कोशिश करेंगे खरा उतरा जाए और इसी तरीके से क्रियान्वयन भी हो। अब हम यहाँ आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर पी.के. स्वाइन जी को, अपर सचिव कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, वो आए और अब धन्यवाद संबोधन करें यहाँ पर। डॉक्टर पी.के. स्वाइन।